शुरू करते हैं। तो अब मुझे एक बार आप कंफर्म कर दो आपको मेरी आवाज़ और ये स्क्रीन दिख रही है, तो हम लोग आगे शुरू करें। यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसको। तो देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो सिलेंडर की डिज़ाइन हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो क्विकली इसको मैं बता दूँ क्या क्या डिस्कस किया था। कि हमने सिलेंडर का जो काम क्या क्या है उसके बारे में बात करी थी। सिलेंडर का एक काम है कि वो जो है जो भी उसका अंदर जो फ्यूल और एयर की बर्निंग होगी है उसके लिए एक वेसल का एक बर्तन का काम करेगा। दूसरा उसका काम है कि वो पिस्टन को गाइड करेगा, उसको बताएगा किधर जाना है। देन उस मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट थी, तो वो मजबूत होना चाहिए जो उसके अंदर का गैस प्रेशर बर्दाश्त कर सके। फिर उसके अंदर जो थर्मल स्ट्रेसेस हैं उनको भी विथस्टैंड कर सके। हार्डनेस उसकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो उसमें वियर एंड टियर हो जाएगा, जल्दी वियर एंड टियर हो जाएगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। अच्छी सरफेस फिनिश होनी चाहिए जिससे कि उसमें जो है जो पिस्टन का मूवमेंट है उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो। कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए। कॉमन सिलेंडर जो मटेरियल है वो ग्रे कास्ट आयरन है। ये लिखा है यूजुअली, बट यूजुअली यूज जो होता है उसमें थोड़ा सा निकिल वगैरह और क्रोमियम वगैरह मिला के रखते हैं जिससे कि उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ी रहे। देन डिज़ाइन ऑफ सिलेंडर में हमें जो करना है वो है बोर ऑफ सिलेंडर। बोर इज इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, लेंथ ऑफ सिलेंडर जो सिलेंडर की पूरी लेंथ होगी, सो दिस विल बी सम ऑफ स्ट्रोक लेंथ प्लस टॉप की जो ये लेंथ है और नीचे की। देन थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल टीसी, ये थिकनेस है सिलेंडर वॉल की। इसमें ऊपर जो सिलेंडर हेड की थिकनेस अलग है और इस यहाँ पे सिलेंडर की थिकनेस अलग है। और कितने उसमें नंबर ऑफ स्टड होंगे जो इस सिलेंडर हेड को सिलेंडर से बांधेंगे, और उनकी जो है उन सिलेंडर जो स्टड है हेड स्टड के उनकी डायमीटर क्या होगी, है ना, डोर डायमीटर क्या। तो उसके लिए बोर और लेंथ निकालने के लिए हम लोग पावर से रिलेट किया है। इंडिकेटिंग पावर और ब्रेक पावर के फार्मूले हैं। देन एफिशिएंसी का है मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये इसलिए है क्योंकि इंडिकेटेड पावर जो सिलेंडर के अंदर मिलेगी और जो ब्रेक पे मिलेगी यहाँ से कुछ फ्रिक्शनल लॉसेज हो जाते हैं। सो बेसिकली आई पी इज इक्वल टू बी पी प्लस फ्रिक्शनल लॉसेज। बी पी इज ब्रेक पावर एंड इनका जो रेशियो है ब्रेक पावर और इंडिकेटिंग पावर का दैट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये इसलिए यूज किया है कि एक की वैल्यू देगा और दूसरा का आपको एफिशिएंसी की वैल्यू दे के फिर वो निकलवाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपको बीपी दिया हुआ है और एफिशिएंसी दिया हुआ है तो यू कैन कैलकुलेट इंडिकेटिंग पावर या बाकी जो चीज़ें हैं उससे आप कैलकुलेट आपस में रिलेट करके निकाल सकते हैं। देन बोर और लेंथ जो है सिलेंडर का उसके लिए क्या किया है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज 1.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ बोर। बोर का डायमीटर है उससे लेंथ जो है 1.5 गुनी होगी। और जो लेंथ ऑफ सिलेंडर है वो इससे ज़्यादा होगा, यूजुअली 15% ज़्यादा होगा क्योंकि ये स्ट्रोक लेंथ है और इसके ऊपर जितना बढ़ेगा वो 15% बढ़ना है। देन सिलेंडर वॉल की थिकनेस का ये फार्मूला आया था, P इज इक्वल टू पी मैक्स कैपिटल डी टू अपॉन सिग्मा टू इंटू सिग्मा सी प्लस कॉन्स्टेंट सम कॉन्स्टेंट सी। पी मैक्स जो है वो जो भी उसके अंदर मीन इफेक्टिव मैक्सिमम जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है उसका 10 गुना लेते हैं पी मैक्स। मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको दिया रहेगा। सिग्मा सी जो है परमिसिबल स्ट्रेस है सिलेंडर मटेरियल की, वो आपको चूंकि डिजाइन में मटेरियल और डायमेंशन दो चीज़ों की बात होती है। आपका मटेरियल अगर दिया हुआ है तो आपको डायमेंशन निकालनी है, और मटेरियल दिया हुआ है तो इसका मतलब उसका सिग्मा सी दिया हुआ होगा। कैपिटल डी इज बोर डायमीटर। सी जो है वो रीबोरिंग अलाउंस है। इसके बारे में भी बात हुई थी कि अगर आपका सिलेंडर मान लो इंजन चलते चलते सीज हो जाए तो उसको दोबारा से लेथ मशीन पे ले जाके बोर करना पड़ता है। तो जब दोबारा से बोर होगा इसका मतलब जो उसका इंटरनल डायमीटर है वो थोड़ा बढ़ेगा। तो उसके लिए कुछ अलाउंस आपको पहले से ही देना है, यानी सिलेंडर का जो थिकनेस आप डिसाइड कर रहे हैं वो थोड़ा बढ़ा के लेंगे जिससे कि उसमें दोबारा से रीबोरिंग हो। जो उसको दोबारा से हो तो उसकी थिकनेस कम होगी जो ऑलरेडी आपको डिजाइन के टाइम पे कंसीडर करना होगा। सो दैट इज रीबोरिंग अलाउंस। थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड की बात हुई थी, इसमें ये फार्मूला है स्ट्रेट फॉरवर्ड। डी इज योर कैपिटल डी इज योर बोर डायमीटर। के जो है कांस्टेंट है। पी मैक्स अगेन सेम जो पहले अभी यूज किया था मैक्सिमम प्रेशर। सिग्मा सी जो आपको दिया उसके हिसाब से थिकनेस ऑफ सिलेंडर हेड निकलेगी इस फार्मूले से। एंड स्टेट ऑफ सिलेंडर हेड, ये डिस्कशन लास्ट में हो रहा था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इसमें क्या था कि दो चीजें हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेट होंगे, कितने स्टेट मतलब बोल्ट जैसी चीज है।
कितने नंबर ऑफ स्टड होंगे और उनके स्टड का जो डायमीटर है वो आपको निकालना है। इस तरह से बात होती है। तो ओके, नो प्रॉब्लम, we'll see it. So now the diameter of studs is, तो अब इसकी बात हम लोग करेंगे, यही फार्मूला हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी आपने बोल्ट लगा के, स्टड लगा के सिलेंडर हेड को सिलेंडर से बांधना है, तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया था, जैसे मान लो एक ग्लास में गर्म गैस रखी हुई है और उसको आप हाथ से दबा रहे हैं, तो उसके अंदर की जो गैस है वो इस जो आपका हाथ है उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, और अगर इतनी ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है कि ये निकल जाए, तो इसमें अगर आपने ऐसे फंसा के 3-4 स्टेट रखाए हैं, तो जो गैस का जो इंटरनल प्रेशर है वो प्रेशर क्या करेगा, इस स्टेट को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली यही है इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो चीज़ें हैं, इधर पे जो इंटरनल प्रेशर की वजह से जो फोर्स है, गैस गैस का मतलब जो अंदर आपका फ्यूल और एयर मिक्सचर जो बर्न होने के जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो दैट प्रेशर इज हियर, यहाँ पे गैस का इंटरनल प्रेशर है। और यहाँ पे जो है, जो आपके बोल्ट हैं, वो बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है उससे जो फोर्स आपको निकल के आ रहा है वो है यहाँ पे। तो ये जो गैस का प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो क्या है, गैस का प्रेशर है पी मैक्स। इसको उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इधर मिल जाएगा कि इंटरनल गैस प्रेशर की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए कि ये जो यहाँ पे जो गैस भरी होगी, ये जो यहाँ पे गैस है, ये जो यहाँ पे गैस है, ये गैस क्या है कि ये गैस जो है ये आपके सिलेंडर के ऊपर ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगी। इस फोर्स को जैसे ये यहाँ बनाया हुआ है, ये देखिए, ये जो यहाँ पे गैस का प्रेशर है ये इस पे लगेगा, और ये इसमें देखो एक साथ जुड़ा हुआ दिखा रहा है, बट ये एक साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। सिलेंडर हेड अलग होता है और सिलेंडर अलग होता है, इसको बोल्ट से कस के बांधते हैं। तो अब मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर की जो गैस का प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से जो टोटल फोर्स है वो कितना होगा। तो ये जो गैस का प्रेशर है ये सब जगह पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो जो सिलेंडर का इंटरनल सरफेस है उस पे भी परपेंडिकुलर लगेगा रेडियल डायरेक्शन में, और जो ये ऊपर का सिलेंडर हेड है ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि जो ये पूरा प्रेशर है पी मैक्स जो अंदर है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये जो सिलेंडर हेड का जो यहाँ पे जो सिलेंडर के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये आपका आएगा पाई/4, और बोर का डायमीटर तो पाई/4d², क्योंकि ये एक सर्किल बनेगा। उस सर्किल का जो एरिया है दैट इज योर πd²/4। बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब राइट हैंड साइड पे क्या है कि ये बोल्ट है। अब मान लीजिए आपके नंबर ऑफ बोल्ट 4 है, तो 4 की जेड की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, क्योंकि एक बोल्ट तो रिटेन कर नहीं रहा है, 4 बोल्ट कर रहा है, और चारों बोल्ट एक ही जैसे हैं, यानी कि एक बोल्ट का जो डायमीटर होगा वही बाकी तीन जो बोल्ट है उनका डायमीटर होगा। तो जेड इज योर से 4। तो 4 आपके बोल्ट हैं, 4 जो बोल्ट है ये आप ऐसे देखिए, ओके। अब आप देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो ये मेरे 4, ये 4 बोल्ट हैं, है ना। तो ये क्या है कि यही चारों जो है, ये 4 बोल्ट जो है, मेरी ये 3 फिंगर और ये अंगूठा, ये जो 4 बोल्ट हैं, ये 4 बोल्ट सिलेंडर और सिलेंडर हेड के बीच में ऐसे लगे हुए। तो अब क्या है कि ये चारों ऐसे जो फंसे हैं, तो अगर अंदर प्रेशर ज्यादा है तो इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करेगा। अब मैं एक बोल्ट की बात देता हूँ,
एक बोल्ट टूटेगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन क्या होगा, π/4 और इसका डायमीटर, इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे क्या होगा, ये बोल्ट है, इसका क्रॉस सेक्शन सर्किल होगा, होगा या नहीं होगा, बोलिए। Yes, sir. तो वो सर्किल होगा तो Yes. हाँ, उस सर्किल का जो एरिया होगा वो होगा π/4 और डायमीटर ऑफ दिस बोल्ट। और इस बोल्ट का दो डायमीटर है, एक है नॉमिनल डायमीटर और एक है कोर डायमीटर। तो जो नॉमिनल और कोर डायमीटर आपने पहले डिजाइन में, बोल्ट की डिजाइन में पढ़ा होगा। तो जो नॉर्मल और जो नॉमिनल डायमीटर और कोर डायमीटर, तो जो नॉमिनल डायमीटर है वो आउटर डायमीटर ही होता है, तो वो आपका उसमें थ्रेड कटा होता है ना, एक अंदर का सर्किल होगा, एक बाहर का सर्किल होगा। तो जो थ्रेड है, थ्रेड को इंक्लूड करके नॉमिनल डायमीटर बनता है और थ्रेड हटा के आपका कोर डायमीटर बनता है। वहां पे सॉलिड मटेरियल है आपका, तो जो कोर डायमीटर है वही रजिस्ट करेगा, बाकी तो थ्रेड है। इसलिए इसमें जो डायमीटर यूज करेंगे बोल्ट के कट करने में वो आपका हो जाएगा जो है π/4 DC²। ठीक है, तो Yes, sir. this is what π/4 DC²। so this DC is basically your core diameter of stud। अब ये कोर डायमीटर कितना लेंगे, अगर नॉमिनल या तो दिया होगा, नहीं दिया होगा तो नॉमिनल डायमीटर दिया होगा उसका 80% लेंगे, 80% मतलब 0.8, उससे थोड़ा कम होगा ना ये। तो दिस दैट इज हाउ दिस डायमीटर विल बी यूज्ड। सो ये क्या हुआ, तो ये मेरे को मिल गया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वन बोल्ट मेरे। ठीक है, अब ये एरिया को हम लोग स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दे मटेरियल की, सिग्मा टी, तो मुझे मिल जाएगा कि भाई वो कितना मैक्सिमम फोर्स एक बोल्ट बर्दाश्त कर सकता है। एग्रीड या नहीं? Yes, sir. मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई हर मटेरियल की एक स्ट्रेंथ है, वो उतने स्ट्रेंथ तक जो है वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर ले जाएगा। उस स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी जो होगी वो यूज हो जाएगी। यानी कि इतना स्ट्रेस अगर मटेरियल के अंदर, जैसे ये दिया हुआ 35 to 70 MPa, जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी अलग अलग होगी। मान लीजिए जो मटेरियल आप डिजाइन में यूज कर रहे हैं स्टड मटेरियल, उसकी जो है, ये मटेरियल ऑफ सिलेंडर नहीं है, ये मटेरियल ऑफ स्टड नहीं है, दिस इज मटेरियल ऑफ स्टड, जो नट बोल्ट है उसका मटेरियल। अब मान लीजिए उसकी स्ट्रेंथ है 50 MPa, तो ये जो 50 MPa है, इसको अगर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो मटेरियल 50 मेगापास्कल तक का अगर उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है तो वो बर्दाश्त कर जाएगा। अगर उससे ज्यादा पैदा होगा उसमें स्ट्रेस तो वो टूट जाएगा, और अगर उससे कम स्ट्रेस पैदा होगी तो वो कुछ नहीं होगा, सेफ रहेगा। तो नाउ दैट लिमिट इज बेसिकली योर सिग्मा टी। तो इस स्ट्रेस, स्ट्रेंथ या स्ट्रेस एक ही चीज है, ये मतलब है चीज अलग बट यूनिट वाइज सेम है। तो स्ट्रेंथ और स्ट्रेस जो भी है सिग्मा टी दिया हुआ, अगर इसको आप उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो स्ट्रेस इनटू एरिया होता है फोर्स। दिस इज यू नो सिग्मा इज इक्वल टू F/A। सिग्मा इज इक्वल टू F/A। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा की जगह चूंकि हम स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं, से इट इज सिग्मा टी, तो फार्मूला हो गया सिग्मा टी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये सिग्मा टी इंटू एरिया, यानी सिग्मा टी इंटू एरिया दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो ये जो फोर्स आप देख रहे हैं, ये वाला, ये यहाँ ये है, इसमें क्या हो रहा है, सिग्मा टी इंटू ये वाला एरिया, और एरिया ऑफ स्टेट एक बोल्ट का π/DC²/4। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से आया है। अब ये एक बोल्ट का है, एक बोल्ट का फोर्स, अब मेरे पास 4 बोल्ट है, तो वो 4 बोल्ट का फोर्स इससे जेड निकल आएगा, जेड से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 4 बोल्ट से जो फोर्स मिलेगा वो वैल्यू ये है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये फोर्स का बैलेंस है, दिस इज फोर्स का बैलेंस है। ये क्या है, इधर क्या है, फोर्स ड्यू टू इंटरनल प्रेशर, इधर क्या है, फोर्स
लिमिट ऑफ द मटेरियल। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। बोलो ये दोनों चीजें फोर्स हैं, ये समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. गुड। दोनों फोर्स है। इधर क्या है, प्रेशर से एरिया का मल्टीप्लाई किया है सिलेंडर का एरिया। तो इधर क्या है कि जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ या स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे प्रेशर का। तो बेसिकली ये जो है मटेरियल के एक्सटर्नल या सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है, बट मटेरियल के बाहर है, तो वो इधर है प्रेशर ऑफ द गैस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर। और यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ बोल्ट। तो ये आपको मिल रहा है। सो दिस इक्वेशन आई होप इज क्लियर टू यू। इफ इट इज नॉट क्लियर देन प्लीज आस्क मी, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। Clear है sir. ओके गुड। अब एक है कि आपका पिच सर्किल डायमीटर ऑफ स्टेट क्या हो। पिच सर्किल ऑफ डायमीटर आप समझिए कि आप जो बोल्ट लगा रहे हो, जैसे ये क्रॉस सेक्शन यहाँ बनाया है, तो इसमें देखिए कि जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये सिलेंडर, ये क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर, दैट इज बोर। सो दिस इज योर कैपिटल डी बोर। और ये आउटर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब इसी के, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, इसी के ऊपर ऐसा ही एक सिलेंडर हेड आ जाएगा, उसको भी मैं बना देता हूँ। मान लीजिए दिस इज सिलेंडर हेड, मैं रफली बना रहा हूँ और बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं। तो ये जो क्रॉस सेक्शन में ये सिलेंडर का आउटर डायमीटर है, ये सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर है, और इसके ऊपर एक ये सिलेंडर हेड आपका का रखा हुआ है। तो वो भी सर्कुलर ही होता है। इसको उसको भी मैं सर्कुलर इसलिए नहीं बना रहा हूँ जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको। सो ग्रीन वन इज योर सिलेंडर हेड, और दिस येलो वन जो आपको दिखा रही है, ये सिलेंडर है। अब इस पे मुझे बोल्ट लगा के ये ग्रीन वाले को येलो से बांधना है। तो इस पे मैं बनाऊंगा 4 बोल्ट। अब वो 4 बोल्ट है, तो ये तो बात समझ में आ रही है कि इक्वल डिस्टेंस होने चाहिए। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट पे आप लगा दोगे। लेकिन सवाल है कि उनकी डायमीटर क्या हो। डायमीटर मतलब ये है, सवाल ये है कि 4 आए मेरे, z इक्वल टू 4। सो z इज इक्वल टू 4। z मेरा 4 है, यानी कि 4 रखने हैं। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे मैं वो अपने स्टेड लगाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि ये स्टेड सेंटर से कितनी दूरी पे हो। तो दैट इज योर पिच सर्किल डायमीटर, ठीक है। दैट इज योर पिच सर्किल, मतलब ये यहाँ पे भी हो सकता है। सोचिए आप, बोल्ट यहाँ, आप एक कॉम्बिनेशन ये है, इस प्रकार से आप कर लो। दूसरा आपका पॉइंट के हिसाब से दिखाया है। तीसरा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, कि मैं यहाँ यहाँ कहीं यहाँ लगाऊं। 3 अलग अलग डायमीटर आपके सामने ऑप्शनल दिख रहा है। तो सवाल है कि इनको कहाँ पे रखा जाए। ये जो चारों बोल्ट हैं, इनकी सेंटर से कितनी दूरी हो, क्या डायमीटर हो। सो दैट इज योर पिच सर्किल डायमीटर। और वो यहाँ पे आपको फार्मूले में भी दिया हुआ है, बोर प्लस 3d, ठीक है। ये क्या है, कैपिटल टी क्या है, बोर डायमीटर, जो आप पहले ही निकाल चुके हो, सिलेंडर का बोर डायमीटर, जो यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। दिस इज योर इंटरनल डायमीटर। तो दिस इज योर आंसर। सीधी लाइन नहीं खींचिए, ऐसे होता है। तो मतलब ये आप जान रहे हो, दिस इज बोर डायमीटर। तो फार्मूला क्या है, क्या आ रहा है कि बोर डायमीटर प्लस 3d, पिच सर्किल डायमीटर dp इज इक्वल टू बोर डायमीटर कैपिटल टी प्लस 3d। और जो ये स्मॉल डी है, ये क्या है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। स्मॉल डी क्या है, इसमें लिखा नहीं है, बट दैट इज नॉमिनल, ये लिखा है नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट या स्टड। तो कहाँ कहाँ कितनी दूरी पे रखेंगे, ये आपका हो गया कैपिटल डी बोर डायमीटर प्लस
जैसे यहाँ से प्लस 3D, तो ये कुछ इस जगह पे कहीं आएगा ऐसे, तो दिस लेंथ इज 3D। समझ आई? दिस डायमीटर क्या आ रहा है Yes, आपका? sir. DP, that is pitch circle diameter, is bore diameter plus 3D। हमको कैपिटल D तो ये दिया हुआ है, दिस इज कैपिटल D, ये दिस इज कैपिटल D, दिस इज कैपिटल D। उसके बाद 3D वाली जो लेंथ आएगी, 3 टाइम्स diameter, this is your 3D। ठीक है, so this is quite obvious, so this will be your pitch circle diameter। okay, so अब इसके बाद next जो है, so this will complete your cylinder diameter। now we'll start piston, cylinder, design of cylinder is completed, now design of piston। ठीक है, so we'll start design of piston। okay, तो पिस्टन, पिस्टन तो आपने देखे ही होंगे, देखा या नहीं? Yes, sir. ओके, तो पिस्टन का क्या है कि पिस्टन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी इंजन का। पिस्टन ऐसे समझ लो कि ये अगर जो ऑटोमोबाइल है, जो कार है या बाइक है, वो ह्यूमन बॉडी है, तो ये जो पिस्टन और सिलेंडर या जो इंजन है, इसको आप समझ लो हार्ट है, दिल है। अगर पिस्टन फेल हुआ या सिलेंडर फेल हुआ तो गाड़ी जो है वो वहीं पे खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो पिस्टन आपने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा, तो अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, अभी ये कुछ सजेस्ट करेगा, एक फिगर आई और भी आ जाएगी। तो हम लोग अभी थोड़ा सा पिस्टन देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, इसकी डिजाइन पढ़ेंगे, और ये है कि इसका सबसे पहले देख लेते हैं पिस्टन का, जब तक ये सर्च कर रहा है काम क्या है ना। हाँ गया, जस्ट ओके। तब तक इसके फंक्शन डिस्कस करते हैं जब तक ये सर्च करता है। तो पिस्टन का पहला काम जो लिखा हुआ है वो ये है कि जो गैस का, जो उसके अंदर पेट्रोल और हवा या डीजल और हवा जो बर्न हुआ है, उससे जो गैसेस बनी है, वो उनका जो प्रेशर है, उस प्रेशर को वो क्रैंक शैफ्ट को ट्रांसमिट करता है। जैसे शैफ्ट है, शैफ्ट क्या करती है, पावर ट्रांसमिट करती है, उसी प्रकार से जो पिस्टन है दैट विल ट्रांसमिट गैस का जो प्रेशर है वो क्रैंक शैफ्ट पे ट्रांसमिट करेगा। जो गैस का प्रेशर है उस वो पिस्टन पे लगेगा, वहां का जो फोर्स है दैट फोर्स विल बी ट्रांसमिटेड टू क्रैंक शैफ्ट। बेसिकली इसको और करेक्ट लिखना था कनेक्टिंग रॉड, बट स्टिल मान लेते हैं क्रैंक शैफ्ट। ठीक है, तो ये ठीक है, उसके अंदर का जो प्रेशर है उसको ट्रांसमिट करेगा। फिर दूसरा काम क्या है कि जो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इंजन का ऑपरेशन, आईसी इंजन का ऑपरेशन पहले से पता है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको वो पहले से पता है। तो 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 जो कंप्रेशन स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक होते हैं, कौन कौन से हैं नाम बताओ? Compression power, exhaust, और और चौथा शुरू से बताओ, इनलेट,
उसके बाद इनलेट, कंप्रेशन, हाँ पावर, हाँ, एग्जॉस्ट। वेरी गुड। तो ये जो 4 स्ट्रोक हैं, तो इसमें से जब कंप्रेस करते हैं सेकंड स्ट्रोक में, जब वो जो गैस और जो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है, उसको जब कंप्रेस करते हैं, जो कंप्रेशन स्ट्रोक है, तो वो जो कंप्रेशन है उसको वो पिस्टन को ही करना है। तो एक उसका काम है कि वो जो गैस का प्रेशर है पावर स्ट्रोक में, उस प्रेशर को, उस फोर्स को कनेक्टिंग रॉड पे ट्रांसफर करे। दूसरा काम है कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पे जो आपका एयर है या एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको कंप्रेस करे। मैंने अभी 2 वर्ड यूज किया, एयर का कंप्रेशन और एयर फ्यूल का कंप्रेशन। ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ एनी गैसेस? कोई बताएगा मैं ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसमें कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है, और जो एयर खाली होता है वो पावर स्ट्रोक में होता है। नहीं एयर बर्न्ड एयर होता है। नहीं, रॉन्ग। एनीवे गुड कि आपने ट्राई किया। देखो, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, आप एक चीज भूल रहे हो कि जो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का फर्क ही यही है। पेट्रोल इंजन में क्या है कि आप पेट्रोल और एयर का मिक्सचर कंप्रेस करते हो, ठीक है। उसके बाद जब वो कंप्रेस हो जाता है, तब स्पार्क प्लग से उसको इग्नाइट करते हो और वहां पे कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होता है और पावर स्ट्रोक मिलता है। डीजल इंजन में क्या होता है कि आप एयर को कंप्रेस करते हो, फिर वहां पे फ्यूल इंजेक्टर से डीजल एकदम एटमॉइस फॉर्म में इंसर्ट करते हो, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन उसकी आग यस लगती सर, समझ में आ गया सर। है। हाँ समझ में आ गया सर। हाँ। तो पिस्टन जो है, जरा इसको देखिए। ये हमें फॉर्चुनेटली मिल गया है, देखिए। ये आपको दिख रहा है? मैं जरा वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्लियरली दिखा पा रहा हूँ। हाँ, तो ये पिस्टन है, जरा इसमें देख लेते हैं, इसी की हम लोग डिजाइन करने वाले हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंजन का। तो इसमें देखो क्या है, मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं डिजाइन से पहले कि देखो, ये सर्कुलर इसका क्रॉस सेक्शन है, यानी सिलेंडर शेप है। इसमें सबसे पहले जो आप देख रहे हो, वो आपको ये कई सारे ऐसे ग्रुप दिख रहे हैं यहाँ पे, और कई सारे नहीं, ये 3 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 ये ग्रुप कटे हुए हैं, दिख रहा है। इसमें से जो पहले और 2 हैं, ये पिस्टन रिंग के लिए होते हैं। ठीक है, किसके लिए? यहाँ पे पिस्टन रिंग लगाई जाती है। पिस्टन रिंग इसलिए लगाई जाती है कि इसके ऊपर तो आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर होगा, अगर ये रिंग नहीं लगेगी तो यहाँ से वो लीक होके नीचे आ जाएगा। आपका पेट्रोल डीजल हवा जो भी है वो नीचे आ जाएगा। तो एक तो नुकसान ये होगा कि आपका फ्यूल का वेस्टेज होगा। दूसरा क्या होगा कि इसके यहाँ पे जो उतना प्रेशर बनेगा नहीं, वो बार बार लीक कर जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे पिस्टन रिंग लगाते हैं। पिस्टन रिंग लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत लुब्रिकेंट या फ्यूल कुछ लीक होके नीचे आ जाता है, उसको फिर रोकने के लिए यहाँ पे क्या है, एक आपका लुब्रिकेंट रोकने के लिए एक और एडिशनल रिंग, वो रिंग लगाई जाती है, जिस वो ये इन दोनों का काम क्या है कि दो पिस्टन रिंग जो आपकी है वो आपको जो है यहाँ का जो है उसका लीकेज और प्रेशर को रोकने के लिए है। फिर यहाँ पे लुब्रिकेंट रिंग लगती है, जो लुब्रिकेंट उसके बाद भी थोड़ा बहुत लीक हो जाता है उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे 3 ग्रुप कटे हुए हैं, 2 पिस्टन रिंग के लिए, एक लुब्रिकेंट रिंग के लिए, ठीक है। ये तो एक रिंग हो गई। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे इस पिस्टन में देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा होल है, ये वाला, ये ये इसलिए है क्योंकि इसमें आपकी पिन आएगी, पिस्टन पिन आएगी। तो यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे पिन आएगी, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि इसके ऊपर सारा प्रेशर आएगा जो आपका बर्नआउट होगा उसके लिए। फिर यहाँ पे देखो कुछ एक विशेष प्रकार की डिजाइन है, हल्का हल्का इस हिसाब से कटा हुआ है, ठीक है। ये इसलिए कटा हुआ है कि ये जब पिस्टन जिस 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 इंजन के लिए डिजाइन होगा वहां पे जो वॉल्व होंगे, उन वॉल्व में जो यहाँ का बर्न आउट गैसेस हैं उनको निकालने के लिए, ठीक है, उनको पैसेज देने के लिए छोटे छोटे यहाँ पे एक ग्रूव्स कटे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है पिस्टन है और इसके अंदर ये होलो होता है। अब इसको मैं घुमा के भी नहीं दिखा सकता क्योंकि 3D नहीं है, बट इसके अंदर पिस्टन रिंग है, इधर भी एक होल होगा उधर भी होगा, तो सीधे जो आपकी रिंग है वो यहाँ से ऐसे पास हो, ओ सॉरी, पिन है, पिस्टन पिन है, वैसे पास होके जाएगी और इसके अंदर पूरा खोखला होता है, ठीक है। तो ये आपका पिस्टन हो गया। अब हम लोग वापस डिजाइन की बात करते हैं। तो इस डिजाइन को देखिए, तो दो हमने इसके फंक्शन पिस्टन के डिस्कस कर लिए, एक तो कंप्रेशन स्ट्रोक वाला और पावर। तो पावर स्ट्रोक में वो क्या करेगा कि जो गैस का प्रेशर है उसको वो कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट तक ट्रांसफर करेगा। कंप्रेशन के टाइम पे जो गैस है उसको कंप्रेस करेगा पिस्टन। तो दो काम हो गए। तीसरा काम क्या है कि जो सिलेंडर का इनसाइड पोर्शन है उसको सील करना है ना। तो और क्रैंक केस क्या होता है, इसके नीचे जो पिस्टन के नीचे जो है जहाँ पे क्रैंक घूमता है उस सारे एरिया को क्रैंक केस बोलते हैं, ठीक है। तो वो सील करता है, जो अभी मैं पिस्टन रिंग का आपको पर्पज बता रहा था, जो ग्रूव है वो चीज यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब क्या है, दूसरा क्या है कि जो कनेक्टिंग रॉड है, जो कनेक्टिंग रॉड है वो आपकी क्या है कि हमेशा ये कनेक्टिंग रॉड है, ये जो कनेक्टिंग रॉड है ये वाली, तो ये क्या है कि ये कनेक्टिंग रॉड है, ये कनेक्टिंग रॉड हमेशा इस पे सीधा फोर्स नहीं लगाएगी। अब जैसे इस पोजीशन में है, इस पोजीशन में जो फोर्स है वो तिरछा है, ऑब्लिक फोर्स है। तो अब पिस्टन पे जब तिरछा फोर्स लगेगा तो ये पिस्टन कहीं इस डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा। भाई इसको पिस्टन को आप ऐसे दबाओगे तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स इधर को लगेगा ना। तो पिस्टन को इतना मजबूत होना है कि वो, और उसको जाना सीधे है। मूवमेंट किधर अलाउड है, मूवमेंट ये है अलाउड, और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो बिकॉज ऑफ दिस सिलेंडर, चूंकि सिलेंडर पिस्टन को गाइड करता है, इसको इधर जाना है, तो पिस्टन को इतना मजबूत होना पड़ेगा कि वो ये जो तिरछा इसका फोर्स है और उसको जाना इधर है, इसको बर्दाश्त कर पाए, नहीं तो ये क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। ओके। तो ओके, तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला ऑब्लिक्विटी वाला हो गया। अच्छा, इसका जो मेरी समझ से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो कंबशन चेम्बर में जो गर्मी है उसको जल्दी से जल्दी सिलेंडर की जो दीवारें हैं उन पे ट्रांसफर करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आज की डेट में इतने डिजाइन होने के बाद भी, इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बाद भी आपकी मोटरसाइकिल का इंजन सीज होता है कि नहीं होता है। आप बहुत जैसे पुरानी गाड़ी है, बाइक है, तीन चार लोग बैठ के ज्यादा चला दो तो भी वो उसका एक प्रॉब्लम है कि वो सीज हो जाता है। जैसे मैं दो मोटरसाइकिल सीज कर चुका हूँ मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए भी। कारण क्या है, पता ही नहीं चल पाया, ठीक है। एक मैंने अपने भाई की पल्सर थी उसको सीज किया था, और एक पहले कभी बचपन में किया था। तो उसमें क्या है कि वो सीज क्यों हो जाता है, सीज ऐसे हो जाता है कि आपका इंजन काफी गर्म हो गया, आप उस पर लोड है, आवाज चेंज होती है ऐसा नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ जानकारी के अभाव में लोग उसको चलाते रहते हैं तो वो सीज हो जाता है। तो सीज होने का मतलब क्या होता है, ये एक प्रॉब्लम है जो अभी भी है। वो प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो गर्मी इंजन में पैदा हुई, जो हीट थी, उस हीट की वजह से पिस्टन में एक्सपेंशन हुआ,
वो एक्सपेंशन की वजह से पिस्टन सिलेंडर में जाके फंस जाता है। तो उसका कारण ये है कि प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाती है। जैसे बाइक वगैरह में तो सीज का, इंजन सीज होने की शिकायत आम बात है, आम बात नहीं है मतलब फिर भी होता रहता है, आप जानते हैं सुनते हैं। लेकिन ट्रक है, कार है, ये सब जल्दी सीज नहीं होते हैं। क्यों? मेन जो फर्क है, अपनी जो बाइक है वो एयर कूल्ड होता है, और जो कार है और ट्रक है वो वाटर कूल्ड होता है। तो वहां पे जो हीट डिसिपेशन है, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिसिपेशन ऑफ हीट, वो अच्छे से हो जाता है क्योंकि वो वाटर कूल्ड है। और बाइक में वाटर कूल्ड सिस्टम नहीं लगा सकते क्योंकि वो, उसको छोटा डिजाइन है, छोटा होता है, उसमें फिर वजन बढ़ेगा और वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। आपको पूरा वाटर कूल्ड के लिए फिर रेडिएटर रखना पड़ेगा, इतनी जगह ही नहीं होती है। इसलिए मजबूरी में एयर कूल्ड रखा जाता है। उसमें कुछ अभी एडवांस जो बाइक आ रही हैं, जो आप फैंसी बाइक्स देखते हैं 3 लाख 4 लाख वाली, उसमें कुछ होता है कूलिंग का अच्छा सिस्टम उनका है कुछ। ऐसा नहीं कि वो एयर कूल्ड होते हैं, बट रफली जो 50,000 60,000 की बाइक है जो हम आप यूज करते हैं वो एयर कूल्ड होते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि एयर कूल्ड की वजह से इंजन की प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाती है। उसकी वजह से पिस्टन बहुत गर्म हो जाता है, बिल्कुल रेड हो जाता है, और उसकी वजह से उसमें एक्सपेंशन होता है और वो सिलेंडर में चोक हो जाता है। इसी को सीज बोलते हैं। तो अब जो पिस्टन है, तो पिस्टन का काम यह है कि जल्दी से जल्दी जो भी गर्मी है उसको सिलेंडर वॉल्व को ट्रांसफर करे, और सिलेंडर वॉल्व में जो एयर कूलिंग है या वाटर कूलिंग है उससे उस हीट को हटाया जाए। तो हमारे इंजन में क्या है कि जो भी आईसी इंजन में जो हीट है वो हमारी जरूरत है, बगैर हीट के तो हमें पावर मिलेगी नहीं। बट पावर स्ट्रोक में जो हीट मिली है उसको हम जल्दी से जल्दी डिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, नहीं तो वो इंजन के मटेरियल के लिए डेंजरस है। उसी के लिए वो कूलिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी फंक्शन ऑफ पिस्टन। अब रिक्वायरमेंट ऑफ पिस्टन मटेरियल डिस्कस कर लेते हैं। अब तो ज्यादा कुछ पढ़ाई हो ही नहीं पाई। अच्छा, अब पिस्टन मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या है? वेट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ये इंजीनियर के लिए हमेशा एक सिरदर्द है। ये जो जितना मटेरियल का हम पिस्टन का मटेरियल जो है उसका वेट कम क्यों करना चाहते हैं, कोई बताएगा? ताकि फास्ट मूव कर सके। हाँ, ताकि फास्ट मूव कर सके, करेक्ट। दूसरा ये कि इंजन का पिस्टन आपका जितना हल्का होगा उतनी ही ज्यादा वो पावर भी ट्रांसमिट करेगा, है ना? क्योंकि अगर उसका वजन ही पिस्टन का ज्यादा है तो जो भी पावर जनरेट हो रही है, पावर कहाँ से जनरेट हो रही है? बेसिकली जो आपका पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो बर्न हो रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उस रिएक्शन की वजह से हीट पैदा होती है और प्रेशर वेव पैदा होती है। ये लिटरली वही है कि जैसे बम लगता है, ये बम एक्सप्लोजन जिसे कहते हैं, वही एक्सप्लोजन आप कंट्रोल्ड वे में आईसी इंजन में करते हो। तो अब जो वहां पे जो प्रेशर वेव है और जो आपका केमिकल रिएक्शन वगैरह से जो आपका हीट और प्रेशर वेव है, उसी की वजह से आपकी गाड़ी मूव करती है। तो अब अगर जो भी उसके अंदर जो प्रेशर या हीट पैदा हुई है, उसका अगर आपका पिस्टन ही भारी है तो ज्यादातर पोर्शन तो पिस्टन ही खा जाएगा। जो आपको एनर्जी मिली है उसको पिस्टन ही खा जाएगा, इसलिए उसका वेट कम से हल्का रखना चाहते हैं। ओके, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? वार्पिंग नहीं होनी चाहिए। वार्पिंग मतलब टेढ़ा नहीं हो जाए। जैसे तार है, प्लेट है, मान लो आपका कोई प्लेट है, गर्म करो तो तिरछा हो जाता है। तो जब तिरछा हो जाएगा तो ये खुद ही ज्यादा टेम्परेचर पे सीज हो जाएगा, और यही प्रॉब्लम आती है सीज जो हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। तो वार्पिंग नहीं होनी चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन जो है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ये ज्यादा अगर होगा तो वो फिर से वही सीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो जल्दी से जल्दी हीट आपका है उसको डिसिपेट कर देगा, है ना? और अच्छी वेयरिंग की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो जो सिलेंडर के लिए हम लोगों ने कल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, वही पिस्टन के लिए है। वेयर एंड टीयर कम से कम होना चाहिए, गुड वेयरिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, कोरोजन का अच्छा रेजिस्टेंस होना चाहिए। सिलेंडर मटेरियल के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है और पिस्टन के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है। तो लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए फॉर मिनिमम पावर लॉस। ये हमने रिपीट कर दिया इसने, नहीं सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कम होना चाहिए। ठीक है,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा तो पावर लॉस कम होगी। तो ठीक है, ये चीजें आप, ये रिक्वायरमेंट है पिस्टन मटेरियल की। अब कॉमन पिस्टन मटेरियल का एग्जाम्पल जो आज की डेट में जो यूज हो रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि सारा ही पिस्टन मटेरियल एल्युमिनियम अलॉय का बनता है 90%। अपनी कार और बाइक की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी उसके नहीं। कार, बाइक, ट्रक, इन सब में जो पिस्टन होता है सब एल्युमिनियम अलॉय होते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम क्यों? एल्युमिनियम ये सारी रिक्वायरमेंट जो भी हमने डिस्कस करी है इनको अच्छे से मीट आउट करता है। क्या? इसका वजन हल्का होता है, माइल्ड स्टील और इन सब चीजों से हल्का होता है। वार्पिंग की प्रॉब्लम कम है। थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल ये सेटिस्फाइड, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, उसका वियर माइल्ड स्टील वगैरह से बेटर पाया गया है। और इसमें क्या है कि कोरोजन का भी प्रॉब्लम कम है। इसमें क्या है कि प्योर एल्यूमिनियम नहीं होता है। पिस्टन में मटेरियल जो होता है वो एल्यूमिनियम एलॉय होता है। एल्यूमिनियम में कुछ और एलिमेंट मिला के फिर वो एल्यूमिनियम एलॉय बनते हैं। तो इसमें देखो लिखा हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी इसकी क्या है, कास्ट आयरन से 3 गुना है। डेंसिटी 1/3 है, तो आपका वेट भी कम हो गया और थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ गई इन कंपैरिजन विद कास्ट आयरन। ठीक है, अब इसमें सवाल कोई पूछ ले कि सर कॉपर का क्यों नहीं बनाते, तो कोई जवाब देना चाहेगा कि कॉपर का हम पिस्टन क्यों नहीं यूज करते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी तो उसकी बहुत अच्छी होती है, डेंसिटी थोड़ा एल्युमिनियम से ज्यादा होती है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी जो एल्युमिनियम से भी ज्यादा होती है। कोई बताएगा कि कॉपर का क्यों नहीं यूज करते? चलो इसको सोचना आप। ठीक है, देन कास्ट आयरन लिखा हुआ है लेकिन यूज बहुत कम करते हैं। ये देखो लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ज्यादा है एल्युमिनियम से, वेयर स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी बेटर है, लेकिन यूज नहीं होता है कास्ट आयरन बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, थर्मल वाला जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से कास्ट आयरन यूज नहीं होता, एल्युमिनियम यूज होता है। तो दिस इज द डिस्कशन अबाउट पिस्टन मटेरियल एंड रिक्वायरमेंट। और अच्छा, यहाँ पे पिस्टन दिया हुआ था फोटो, सॉरी। इसको देखो, इसको फिर से लास्ट है, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। तो इसको ये देखो पूरा असेंबली पूरा बना के दिया हुआ है। इसमें देखो 2 ही ग्रुप कटे हैं पिस्टन रिंग के लिए, लेकिन 3 होते हैं। एक और होता है लुब्रिकेशन के लिए, एक रिंग और डालते हैं। बाइक वगैरह में शायद 2 ही कटा होता है, बट कार वगैरह में तो 3 होते हैं। तो इसमें देखो ये पिस्टन है, ये इसका हेड है, ये जो चीज है ये पिस्टन रिंग है। ये क्या है? पिस्टन रिंग है, सॉरी, हाँ पिस्टन रिंग है। और ये जो यहाँ पे छेद है, इस छेद में इसको डालते हैं, ये पिस्टन पिन है। ठीक है, ये क्या है? पिस्टन पिन। और उसके बाद जब इसको इसमें डाल देंगे, ये पिस्टन पिन निकल ना जाए इसके लिए ये 2 क्लिप है। ठीक है, तो इनको पहचान गए आप? ये तो आपका पिस्टन है, इस पे ये ग्रुप कटे हुए हैं पिस्टन रिंग के लिए। ये दोनों पिस्टन रिंग है, ये पिस्टन पिन है, और ये क्लिप है पिस्टन पिन को रोकने के लिए इसी इस ग्रुप में, इस होल में। तो ये पिस्टन क्लिप है। तो ये चीजें हैं आपकी। तो विद दैट वी विल फिनिश फॉर टुडे। आपको कोई सवाल हो तो पूछो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये मेरा पिस्टन का डिजाइन भी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सिलेंडर और पिस्टन के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ देन प्लीज आस्क मी, अदरवाइज विल गो फॉर अटेंडेंस। क्लियर है सर? क्लियर है? ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर आप जा सकते हैं। अभी वाइब्रेशन की क्लास होगी 1 बजे से, तो उसमें मिलेंगे। ओके, थैंक यू।